आखिरकार हिजबुल्लाह ने भी मान लिया है कि उनके चीफ नसरल्लाह की मौत हो चुकी है। इजराइल ने कल बेरूत पर 80 टन यानी 80,000 किलो बारूद गिराया, जिसमें नसरल्लाह भी ढेर हो गया। नसरल्लाह की मौत की खबर से लेबनान से लेकर ईरान तक हड़कंप मच गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी ने कहा है कि नसरल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह खत्म नहीं होगा। दुनिया भर में क्या पड़ेगा इसका असर, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ लेबनान से हमारे संवाददाता अशरफ वानी जुड़ेंगे। अमेरिका से हमारे संवाददाता रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज तक पर जो ये चर्चा करेंगे हम, उसमें गीता मोहन भी, जो कि वैश्विक मामलों पर नजर अपनी रखती हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ जनरल सीवाच भी जुड़ रहे हैं। हम सबसे चर्चा करें। सबसे पहले अशरफ वानी, आपसे हम जान लेना चाहते हैं, लेबनान पर लगातार जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले होते रहे, अलग अलग उसके कमांडर्स को खत्म किया गया इजराइल की तरफ से, लेकिन आज नसरुल्लाह का खत्म होना, वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं? क्या आपको वहां की हवा में महसूस हो रहा है, समझ में आ रहा है? श्वेता, काफी तनाव भरा माहौल है यहाँ बेरूत में, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। जहां शाम होने को है, लेकिन काफी जगहों पर गोलीबारी हुई है। आप पूछेंगे ये गोलीबारी क्या है? दरअसल जो सपोर्टर हैं सईद हसन नसरुल्लाह के, वो सभी बाजार और यहाँ पर बेरूत शहर के जो दुकानें हैं वो बंद करवाना चाहते हैं। जगह जगह पर वो लबैक नसरुल्लाह के नारे लगा रहे हैं और सेना और यहाँ की पुलिस जो है उनको खदेड़ने की कोशिश कर रही है। काफी तनाव भरा माहौल है, क्योंकि जितना दक्षिणी बेरूत यानी जो कि दहिया का जिला है जहां पर हसन नसरुल्लाह मारा गया है, वहां से 95% आबादी ने पलायन किया है। पहले तो कुछ लोगों ने पलायन किया था, लेकिन कल शाम जब एक के बाद एक वहां पर इजराइल की तरफ से जो मिसाइल दागे गए, उसके बाद इतना खौफ वहां पर तारी हुआ कि सभी लोगों ने, चाहे वो हिजबुल्लाह के लड़ाकू हो, उनके परिवारजन हो, या फिर वहां पर रहने वाले लोग, वो बेरूत का सबसे बड़ा इलाका रिहायशी इलाका है। वहां से लोग जो हैं मेन सिटी में आए हैं, उन जगहों पर जो वो मानते हैं कि सुरक्षित है, जहां पर फिलहाल अभी तक इजराइल ने कोई स्ट्राइक नहीं किया है। वही लोग जो हैं वो हसन नसरुल्लाह के काफी बड़े समर्थक रहे हैं। वो यहाँ बेरूत शहर को बंद करवाना चाहते हैं और उसी बीच नोकाझोंकी जो है यहाँ पर गलियों में चल रही है। अगर इसका माने देखा जाए, लेबनान का अगर कोई सबसे बड़ा नेता था, भले ही उसके जोर से वो हसन नसरुल्लाह ही था, उसी की पूरे इस देश में चलती थी। जो वो कहता था, उसका कहना यहाँ पर आदेशी नहीं बल्कि कहीं ना कहीं लकीर होती थी। और हसन नसरुल्लाह के जो समर्थक हैं, क्योंकि वो एक धार्मिक नेता है, न सिर्फ लेबनान में बल्कि सीरिया, इराक और ईरान तक फैले हुए हैं। जब कल ये हमला हुआ है, उसमें न सिर्फ हसन नसरुल्लाह बल्कि उसके परिवार के कुछ लोग भी मारे गए हैं। अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से और अशरफ, एक छोटे में आपसे वहां के सिविलियन नुकसान के बारे में भी जानना चाहते हैं। अगर हम सिविलियन नुकसान की बात करें, सबसे ज्यादा जो नुकसान है पिछले 10 दिनों के दौरान हुआ है, जब से इजराइल ने एरियल स्ट्राइक सिर्फ दक्षिणी लेबनान बल्कि पूरे लेबनान में फैलाई, चाहे वो बैका वैली हो जो सीरिया के साथ लगती है सीमा। मैं आज दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में घूमा। एक तो वहां पर कोई आबादी नहीं है, सभी लोगों ने वहां से पलायन किया है। दूसरी बात है कि जो बमबारी पिछले 10 दिन के दौरान इजराइल की तरफ से एरियल स्ट्राइक्स हुए हैं, उनमें सैकड़ों घर, सैकड़ों इमारतें जो हैं वो तबाह हुई है। उनके मलबों के ढेर जो हैं अलग अलग इलाकों में, खासतौर से दक्षिणी लेबनान में सड़कों पर दिख रहे हैं, सड़कों के बीच दिख रहे हैं। यहां तक कि जो बड़ी हाईवेज हैं उन पर जो कार टारगेटेड किलिंग्स इजराइल ने की थी, उनसे वो सड़कें भी बर्बाद हुई हैं। अभी तक फिलहाल महफूज सिर्फ बेरूत को माना जा रहा था, लेकिन कल जिस अंदाज से अब तक का सबसे भारी और बड़ा बम इजराइल ने दक्षिणी बेरूत में दागा है, उसके बाद यहां पर हर एक व्यक्ति और हर एक के पास जो है खौफ तारी है। और अब लोग इस चिंता में है कि आने वाले दिनों में लेबनान का क्या होगा। क्या लेबनान का अस्तित्व रहेगा या फिर इजराइल 2006 से पहले की तरह एक बार फिर जो है लेबनान में घुसकर इस पर कब्जा जमाएगा। और हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि लेबनान और गाजा
अलग अलग परिस्थितियां हैं और कैसे वो हम आगे आपको अपने इस पूरे बुलेटिन में समझाएंगे कि लड़ाई जो थी कहां से शुरू हुई थी और कैसे इसका विस्तार हुआ है, इसी का डर सबको था। अशरफ बने रहिएगा हमारे साथ। बेनी बेंजामिन भी हमारे साथ हैं जो कि आईडीएफ के पूर्व सैनिक रहे हैं। हम सबसे बातचीत करते हैं, लेकिन अभी की बड़ी खबर भी आपको बता दें कि लेबनान की ओर से आज भी इजरायल पर रॉकेट दागे गए हैं। आईडीएफ के अनुसार आज लेबनान की ओर से 90 रॉकेट दागे गए। टेल अवीव की ओर मिसाइल हमले भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इजरायल को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। बेनी बेंजामिन जी, निशाना इजरायल को बनाया जा रहा है, लेकिन वहां के आयरन डोम की वजह से वहां नुकसान नहीं होता है। आक्रमण उसे झेलना पड़ रहा है, हमला उस पर किया जा रहा है। लेकिन अभी अगर हसन नसरुल्लाह को मारा गया है इजरायल की तरफ से, तो इजरायल को भी यह पता होगा कि बहुत स्ट्रांग रिटेलिएशन भी हो सकता है। इसके लिए भी इजरायल तैयार होगा। श्वेता जी, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कुछ हो रहा है वो 11 महीना, आई थिंक मोर देन 11.5 months, 11 महीना हो रहा है। इधर बॉम्बिंग चालू है, नसरल्ला हमारे पर बॉम्बिंग कर रहा है 11 महीना ऑलरेडी। और जो कुछ हो रहा है, जो इजराइल का अब बोलते हैं जो डोम हमारे जो है, वो दैट इज नॉट इनफ फॉर द आई मीन जो नजदीक के बॉम्ब्स है उसके लिए अच्छा नहीं है। जो लंबे से आते हैं उसके लिए अभी जो हुतिम ने, जो येमेन ने अभी एक मिसाइल भेजा, उसको हम लोग ने बर्बादी की। बट जो शॉर्ट मिसाइल्स है उसको नहीं चलता है कभी कभी। तो हमारे इधर भी बहुत सारा नुकसान हो गया है 11 महीना। और जो अभी हम लोग ने स्टेप उठाया है 10 दिन के पहले, जो हम लोग ने अभी जो शूटिंग चालू की है, जो लेबानन पर चालू की है, वो लेबानन पर नहीं की है। एक्चुअली वी आर डूइंग ओनली फॉर द नसरल्लाह एंड हिज फ्रेंड्स। जो कुछ आतंकवादी है उधर, उन लोगों के साथ ही हो रही है। जो अशरफ ने बोला क्या वो नसरल्लाह जो था उनका वो लेजिटिमी लीडर था, वो लीडर नहीं था। लेबानन का जो असेंबली है वो एक्चुअली लीडर्स है। ये आतंकवादी जो साउथ लेबानन में बैठा है, जो हमारे नॉर्थ इजराइल में बैठा है, वो हमारे को प्रॉब्लम कर रहा है मोर देन 32 years। हम लोग ने कुछ भी नहीं बोला। मीन्स वी नो दैट द लेबानन पीपल, जो लेबानन के द पीपल हु आर स्टेइंग देयर इन लेबानन, उन लोग दे आर सफरिंग। तो हम लोग को नहीं मांगता है कि उन लोग सफर करेंगे। लेबानन के साथ हमारी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग की प्रॉब्लम है ये आतंकवादी के साथ, जो शिया के साथ में हम लोग जो करते हैं, वो हमारे को बहुत भारी पड़ता है। और अभी हम लोग ने ये किया कि अब वी हैव डिसाइडेड दैट हम लोग उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, और उसके लिए ये सब हो रहा है। और हम लोग ने पहली बात में जो पहले छोटे डिसीजन मेकर को मारा, और बाद में नंबर 2, और अभी है नंबर 1। तो हम लोग को मांगता ही नहीं क्या उधर नसरल्लाह और उसके हिजबुल्लाह के कोई आदमी उधर रहेंगे नहीं। बिकॉज इफ लेबानन वांट्स पीस विद अस, जो 70 में लेबानन बोलते हैं ना पेरिस था, वो हम लोग को वापस लेबानन को लेके आना है। हम लोग को रूल नहीं करना है किसके पर। हम लोग को कुछ मांगता नहीं उनके साथ। पीस देंगे तो पीस करेंगे, नहीं मांगता तो नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम। वी डोंट वांट, हम लोग को कुछ भी उन लोग के साथ करना नहीं है, बिल्कुल करना नहीं है। हम लोग को मांगता है कि लेबानन के जो जी, हालांकि अशरफ के कहने का मतलब ये भी है कि हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी भी है वहां पर, जहां जिसके सदस्य वहां पर चुनाव भी लड़ते हैं, और साथ में हिजबुल्लाह एक मिलिट्री रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इजरायल को खत्म करने के मकसद से केवल जिसका गठन किया गया था। और इसीलिए आप अभी मौजूदा दौर में इजरायल और हिजबुल्लाह उसकी परिस्थिति को समझ सकते हैं। बेनी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन पहले रोहित ये बताइए कि अमेरिका की तरफ से आधिकारिक रुख क्या दिया गया है? देखिए, अभी तक एसेंशियली जो बात हमेशा से होती रही है कि यूएस जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। एक डर है यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कि ये वॉर एस्केलेट ना हो जाए, जो होती हुई दिखती है। कई इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स का ऐसा मानना है कि ईरान जो है वो अब इसमें जरूर इन्वॉल्व होगा। एक एक्सप्लिसिटली होता है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये जाना जा रहा है कि यहाँ पे वॉर जो है एस्केलेट जरूर होगी। और कहीं ना कहीं से जो रिटेलिएशन होगा हिजबुल्लाह का सपोर्टेड बाय ईरान, आई थिंक उसको लेके जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी चिंतित है। अभी तक यहाँ पे एक डी एस्केलेशन की बात हो रही थी गाजा को लेके, लेकिन अब ये जो नया फ्रंट खुला है उसको लेके आई थिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंता है। ये नहीं चाहते थे, अमेरिका कभी नहीं चाहता था
कि इस तरह से ये जो मिडिल ईस्ट में वॉर है ये एस्केलेट हो। इसी को लेके बार बार जो है बातें कही जा रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो बात है ये हाथ से बाहर निकल चुकी है और अमेरिका जो है स्पेशली वो वेट एंड वॉच कर रहा है, कहीं ना कहीं डी एस्केलेशन की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि अगर ईरान यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, एक्सप्लिसिटली अगर यहाँ पे ईरान इन्वॉल्व होता है, तो अमेरिका को भी कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और कल जब बाइडेन से एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वेट एंड वॉच। तो अभी जो है अमेरिका होल्डिंग पैटर्न में, वो देख रहे हैं कि किस तरह से रिटेलिएशन होगा और उसका आगे क्या करेंगे, इस पे जो है विचार विमर्श यहाँ पे चल रहा है श्वेता। हालांकि जब हमास की वो बर्बर कार्रवाई हुई थी और उसके बाद लोगों को अगवा किया गया था इजराइल के, जो आज भी वापस लौट कर नहीं आए हैं, उसके बाद भी जब अशरफ वानी वहां पर थे तब भी लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स दागे जा रहे थे। लेकिन अब बढ़ते बढ़ते जनरल सिवाच इस मुकाम पर, इस परिस्थिति में ये युद्ध पहुंचा है जिसका डर सबको लग रहा था कि क्या केवल ये इजराइल और हमास के बीच की बात रहेगी या फिर क्योंकि और कंट्रीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से शुरुआत में वापसी जवाब तो दे दिया जाता था, लेकिन ये जिस स्तर पर कार्रवाई की गई है इसका सीधा मतलब है कि अब कदम पीछे नहीं। और अब इसमें ईरान का रुख क्या होता है, अमेरिका जो कि इंतजार कर रहा है वो रुख क्या होता है, वो बहुत हद तक तय करेगा जनरल सिवाच कि क्या आगे इस युद्ध का रूप है। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, सच्चाई यह है, ये लड़ाई जो थी ईरान के प्रॉक्सीज की थी। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हमास और हौती रेबल। पहले 7 अक्टूबर को जो हमला किया था हमास ने, वो एक जेनोसाइड था। उसके बदले में जो इजराइल ने एक प्रकार हमास को फोकस किया था, वो नहीं चाहते थे कि फ्रंट हिजबुल्लाह के साथ भी खोला जाए, हौती रेबल। जबकि हिजबुल्लाह और हौती रेबल फायर कर रहे थे, वो ज्यादा कंसंट्रेशन उसका हमास का था। ये भी समझना चाहिए, जो हमास है वो एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, जबकि हिजबुल्लाह और जो हौती है वो शिया है। हिजबुल्लाह की काबिलियत हमास से 3 से 4 गुना ज्यादा है। तो अभी तक जो लड़ाई चली थी करीब करीब 1 साल की, तो इजराइल ने हमास का कम से कम 60 से 70% के करीब मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड कर दिया। अब उसको लगता है कि आने वाले समय में वो इतनी बड़ी थ्रेट नहीं। तो अब सच्चाई है कि इजराइल हिजबुल्लाह के पास जाएगा, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह को उसने छोड़ दिया तो हिजबुल्लाह आने वाले समय में इजराइल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जो इजराइल के 2 मिलिट्री एम है, एक तो कहीं ना कहीं इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी हिजबुल्लाह की कम से कम 70 से 80% डिग्रेड करे, और दूसरा यह है कि जो नदन इजराइल से 60 से 70 जो हजार इजरायली जो प्लान करके वहां के लिए वो एक प्रकार से बफर जोन बनाए। और वो बफर जोन तभी बना सकता है जब उसको ग्राउंड इन्वेजन करेगा लेबनान के अंदर, और जो ये हिजबुल्लाह है उसको साउथ जो लेबनान से धकेल के सेंट्रल लेबनान तक ले। तो ये उसका अभी मिलिट्री एम है। अब उसको अगर आप देखें कि क्या वो अपने मिलिट्री एम की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कि उसने पहले क्या किया, उसने कम्युनिकेशन नेटवर्क को बर्बाद किया पूरे के पूरे हिजबुल्लाह, उसके बाद टॉप लीडर्स को मार दिया। अभी हसन नसरुल्लाह 32 साल से एक प्रकार सबसे बड़े लीडर थे, फवाद शकूर को मारा, इब्राहिम अकील को मारा, और इसके बाद अब वो सोफनिंग अप कर रहे हैं, वो परपेट्री बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, वो एक प्रकार से मोराल को तोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है ये चंद एक समय का टाइम है कि जब एक ग्राउंड इन्वेजन इजराइल करेगा लेबनान में। क्या इसके अंदर ईरान की एंट्री हो सकती है? देखो, ऐसा लगता नहीं कि ईरान की इसमें एंट्री होगी, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि इस लड़ाई में आना, क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही है। दूसरा, उसके ऊपर सैंक्शन बहुत लगे हुए हैं। वो अपना कार्रवाई हिजबुल्लाह, हौती रेबल और हमास से करेगा, और जो मिलिशिया हैं इराक और सीरिया में। मगर इजराइल चाहता है कि किसी तरीके से ईरान आ जाए, क्योंकि ईरान अगर आता है तो फिर अमेरिका की एंट्री होगी और फिर ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ईरान जो है उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी बर्बाद किया जा सकता है और लड़ाई का दायरा भी बढ़ सकता है। इसमें सच्चाई है, चीन, नॉर्थ कोरिया और रशिया जो अभी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो वेपन वगैरह बिल्कुल दे रहे हैं ईरान के थ्रू। ये वेपन हिजबुल्लाह, हौती रेबल और हमास को आ रहे हैं। सच्चाई यह है कि नसरुल्लाह के मारने के बाद काफी मोराल में फर्क पड़ा होगा हिजबुल्लाह के, क्योंकि वो बहुत ही बड़े लीडर थे उनके, और काफी पॉलिटिकल उनका क्लाउड भी था, स्पेशली लेबनान के अंदर। अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सिचुएशन जा रही है श्वेता, वो समय दूर नहीं कि जब इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करेगा। क्या अमेरिका की बात मानेगा? क्या अमेरिका चाहता है कि यह लड़ाई का दायरा बढ़े?
अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका अभी इन्वॉल्व ग्राउंड है इन्वेजन आप अपने लेबनान के अंदर कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अमेरिका नहीं चाहता कि किसी तरीके से कोई समझौता हो, 21 दिन का एक प्रकार सीज फायर हो, जो बातचीत हो रही थी जिसके अंदर फ्रांस और यूएस भी थी, मगर इजराइल किसी की सुनने वाला नहीं है। इजराइल का मकसद है हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड करना और अपने 60 से 70 हजार और जो इजराइल ने उसके स्टार्टिंग लोग से इस प्लान बात कर को अपनी स्पष्ट भी किया, लेकिन गीता, क्या ईरान खुलकर इस युद्ध में आएगा? क्या आपको इसकी गुंजाइश लग रही है? देखिए, बहुत सारे कंसिडरेशंस है ईरान के, जैसे बिल्कुल सही कहा हमारे गेस्ट ने कि अगर ईरान को डायरेक्ट थ्रेट फील होता है, यहाँ पर आप देखिए भौखलाया हुआ है ईरान, कहीं ना कहीं आयतुल्ला खमेनाई को एक सेफ हाउस में ले गए हैं, क्योंकि उनको लगता है अगला टारगेट ईरान ही है, और अगर अगला टारगेट ईरान है तो ईरान मजबूर हो जाएगा इस पूरे वॉर थिएटर में घुसने के लिए। लेकिन अगर वो घुसता है बिना न्यूक्लियर ईरान होने के, तो इजराइल डायरेक्टली उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर देगा, और अगर ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया तो फिर ईरान के का एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चनेबल हो जाएगा। इसीलिए ईरान चाहता नहीं है कि वो कन्वेंशनल वॉर में घुसे, वो प्रॉक्सी वॉर में ही खुश है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुतीज हो, इनके थ्रू अगर वो इजराइल के साथ लड़ता रहे तो उनके लिए काफी एक प्रेजर्वेशन का मामला है, तो उनके लिए काफी ठीक रहेगा। लेकिन अगर वो डायरेक्टली घुसता है तो इजराइल सबसे पहले उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार करेगा। इस समय की एक बड़ी खबर भी हम दे देते हैं कि इजराइल में भी और सेंट्रल इजराइल में धमाके की खबर हमारे सामने है। किस शहर में से ये खबर आ रही है, अब आपको कुछ ही देर में वो साफ करते हैं। लेकिन इजराइल भी लगातार अंडर अटैक है जब से उसने हमास के विरुद्ध अपनी कार्रवाई शुरू की है। उस समय से ही उसे चारों तरफ से, और इजराइल एक ऐसा देश है जो एक तरह से लगभग चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, उसके बीच उसकी यह कार्रवाई चल रही है। इजराइल ने हसन नसरल्लाह को मारने का दावा करके दुनिया को चौंका दिया था। बेरूत में इजराइल का खौफ चारों तरफ पसरा हुआ है। शुक्रवार जैसे ही न्यूयॉर्क में नेतन्याहू का भाषण खत्म हुआ, बेरूत में इजराइल की कार्रवाई शुरू हो गई। तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आने लगी। सवाल हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को लेकर उठा। कई घंटों बाद आईडीएफ ने बताया कि उन्होंने हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हवाई हमला करके नसरुल्लाह को मार गिराया। 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए और तबाही की तस्वीरें आनी शुरू हो गयी। लेबनान में इजराइल के हमले की तस्वीर देखते ही देखते लेबनान की राजधानी मिट्टी में मिल गई। देखते ही देखते लेबनान की राजधानी में चारों तरफ तबाही मच गई। एक के बाद एक इजराइल के हमलों की तस्वीरें आने लगी। ये देखिए, इजराइल के इस हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को लेकर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि क्या नसरुल्लाह भी इन हमलों में मारा गया है या फिर बच निकला है। इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह चुप था और बेरूत से आ रही तस्वीरें नसरुल्लाह के भविष्य को लेकर सवाल गहरा कर रही थी। इस भीषण हमले के कई घंटों बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने नसरुल्लाह को लेकर बहुत बड़ा दावा किया। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अब दुनिया को नसरुल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, वो आतंक नहीं फैला पाएगा। शनिवार सुबह को जिस खबर का दावा इजराइल ने किया था, आखिरकार हिजबुल्लाह ने भी उस खबर पर मोहर लगा ली है। हाँ, हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह के प्रमुख मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने एक बयान में कहा है कि शुक्रवार शाम को हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में जो इजराइल ने बमबारी की है उसमें उनके प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारे गए हैं। हसन नसरुल्लाह के साथ साथ उसके परिवार के कुछ सदस्य भी उस हमले में मारे गए हैं। हिजबुल्लाह चीफ को लेकर इजराइल का ये ऑपरेशन कितना अहम था, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन में भाषण देने के बाद अपने होटल रूम से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की इजाजत दी थी। ये रही उसकी तस्वीर। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 27 सितंबर को बंकर बस्टर बम से हवाई हमला किया था, जहां नसरुल्लाह भी मौजूद था। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान जब बेरूत के पास बम बरसा रहे थे तो किसी को पता नहीं था कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन न्यू ऑर्डर है और इसके निशाने पर सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह चीफ
हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह का मारना इजराइल के लिए तो मैं बोलूंगा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और इसको मारने से इजराइल की सुरक्षा पे काफी फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि उन्होंने जितने भी टॉप लीडरशिप है तकरीबन काफियों को एलिमिनेट कर दिया है पेजर अटैक के जरिए, उसके बाद ये एयर स्ट्राइक से, तो काफी इनकी कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर हिजबुल्लाह को सीनियर लीडरशिप और अभी हसन नसरुल्लाह डाउनवर्ड खत्म कर दिया है, तो बहुत प्रभाव पड़ेगा इजराइल की सुरक्षा पर। जब ऑपरेशन न्यू ऑर्डर चल रहा था तब इजरायली वायुसेना के सारे सीनियर कमांडर इस पर नजर बनाए हुए थे। सटीक खबर मिली थी कि दहिया इलाके में एक रिहायशी इलाके में इमारत के नीचे बने हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर में हसन नसरुल्लाह मौजूद। इसके बाद इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तुरंत उड़ान भरी, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और कम से कम 6 इमारतें उड़ा दी, जिनमें से एक के नीचे नसरुल्लाह मौजूद था। इसके 24 घंटे बाद आईडीएफ ने सामने आकर ऐलान किया कि नसरुल्लाह का काम तमाम हो चुका है। वो है ये जो बंकर बंक है, ये वो हथियार होता है, ये जो बारूद होता है, ये बॉम्ब होता है जो बिल्कुल टनल्स के अंदर, और ये जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है, जैसे ये मीटिंग हो रही थी, ये एक रिहायशी इलाके में हो रही थी, तो अगर आप बिल्डिंग को डैमेज करेंगे, वो तो कोई भी बॉम्ब से हो सकता है, बिल्डिंग का मलबा गिर जाएगा, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हुए हैं टनल नेटवर्क में, अंडरग्राउंड बंकर्स में, वो बिल्कुल आराम से निश्चिंत बैठे होंगे। तो ये जो बॉम्ब्स ऐसे डाले हैं, जो बंकर बॉम्ब्स, इनको ये बिल्कुल अंदर तक डीप पेनिट्रेशन, पहले ये पेनिट्रेट करते हैं और अंदर जाके फिर ये फटते हैं। शुक्रवार को हमले के वक्त भी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर से उठा धुआं कई किलोमीटर दूर से दिख रहा था। इस धुएं से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भीषण था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 23 सितंबर को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया था। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि अगला निशाना हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। ये शुरुआत आतंकी हमलों में होती है और उसके बाद आम लोगों को भी भुगतना पड़ता है, चाहे वो इजराइल की बात हो या फिर बाकी जगहों की बात हो। इजराइल ने शुरुआत से ये बात मेंटेन की है कि उसका निशाना आतंकी है, आतंकी संगठन है। बीच में ऐसा भी लगा है जब ये कहा गया कि इजराइल शायद कमजोर पड़ रहा है, बहुत लंबी ये जंग खिंचती जा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से पेजर्स के जरिए वहां पर आतंकियों को निशाना बनाया गया, या फिर अलग अलग सिस्टम्स को ही वॉकी टॉकीज के जरिए, और अब तक देखिए कि कितने जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं वो अभी तक ढेर हुए हैं। एक जो है अबू अली रिदा, ये बदर यूनिट कमांडर है, वो अभी जिंदा है, लेकिन अली कराकी सदर्न फ्रंट कमांडर ढेर हो चुका है अभी तक। मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट कमांडर मारा गया है। तालिब सामी अब्दुल्ला नासिर यूनिट कमांडर मारा गया है। अबू हसम समीर रादमा फोर्स ट्रेनिंग हेड मारा गया है। विसम अल तवील कमांडर रादमा फोर्स, वो भी मारा गया है। और हसन नसरुल्लाह का जो सेकंड इन कमांड आप देख रहे थे, चाहे वो इब्राहिम अकील हो ऑपरेशन हेड, फौज शुक्र हो सर्वोच्च कमांडर जो है, और या फिर अली कराकी ये सदर्न फ्रंट कमांडर, ये तीनों के तीनों मारे गए। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह चीफ वो भी मारा गया। लेकिन इस सब के बीच किस तरीके से इस समय ईरान, लेबनान, इन सब की हम परिस्थिति को देख सकते हैं। एक बार फिर हम अशरफ वानी के पास ही चलते हैं, क्योंकि वहां पर है मौजूद, और अभी से नहीं अशरफ, बल्कि जब हमास के ऊपर एक्शन शुरू हुआ था इजराइल का, उस समय भी जब हिजबुल्लाह की ओर से आक्रमण किया जा रहा था इजराइल के अलग अलग हिस्सों में आईडीएफ के सैनिकों पर, उस समय भी आप वहां पर मौजूद थे। ऐसे में जिस तरह की का त्राहिमाम, जिस तरह का के पेजर धमाकों से जब शुरुआत हुई थी, जिस तरह की परिस्थिति बन गई है, उसमें अभी इजराइल का खौफ तो बहुत बड़ा हो चुका है। बिल्कुल खौफ बड़ा हो चुका है श्वेता, न सिर्फ खौफ बड़ा हो चुका है बल्कि कहीं ना कहीं अफरा तफरी पूरे हिजबुल्लाह में इन कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जो कि इजराइल की तरफ से किए गए हैं उनमें साफ दिख रहा है। लेकिन अब हिजबुल्लाह इजराइल के इन असैसिनेशंस या लीडरशिप को मारने से खत्म होगा, ऐसा भी नहीं है। हिजबुल्लाह जितने भी प्रॉक्सीज हैं इस खाड़ी के देशों में, खासतौर से हुतीज की बात करें या फिर हमास की बात करें या फिर हिजबुल्लाह की बात करें, हिजबुल्लाह बहुत पावरफुल है। और पिछले 3 दशक के दौरान, क्योंकि 2006 में इजराइल के साथ हिजबुल्लाह एक जंग लड़ चुका है, और हिजबुल्लाह की ही वो ताकत थी जिसने हमास को भी किसी हद तक
1 साल तक इजराइल के सामने खड़ा रहने दिया। और उस बीच सबसे बड़ा सवाल जो हमारे अभी रक्षा विशेषज्ञ कह रहे थे कि सबसे बड़ी चुनौती अभी भी जो है इजराइल के लिए ये बनी है कि क्या जो हजारों लोग विस्थापित हुए हैं शुमाली या हम नॉर्थ इजराइल से कहें, वो क्या वापस जा पाएंगे अपने घरों में। उनके घर जो है वो हिजबुल्लाह ने पिछले 11 महीने के दौरान मिसाइलों और बमों से जो है काफी हद तक बर्बाद किए हैं। वहां पर आम लोग नहीं रहते हैं, लेकिन उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिजबुल्लाह ने काफी चोट पहुंचाई है। उनके लिए जो घर बनाने की अब प्रक्रिया है वो पहले इजराइल को शुरू करनी होगी, क्योंकि वो सभी सेटलर्स है, कई सारे देशों से आकर वहां पर आबाद किए गए थे। और उस पर जिस अंदाज से हिजबुल्लाह की नजर है वो सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी जो बात है कि क्या ग्राउंड इन्वेजन इजराइल करेगा, तैयारी तो उसकी है। उन्होंने पिछले करीब 15 दिन से उसकी तैयारी की है। उन्होंने टैंक्स जो है हमास के बॉर्डर से उठाकर अपने नॉर्थ बॉर्डर पर लाई हैं, यानी जो साउथ लेबनान है उस इलाके में, और एक डिवीजन भी बढ़ा दी है सेना की तैनाती की। लेकिन अगर वो ग्राउंड इन्वेजन होता है तो कहीं ना कहीं वो भी इजराइल के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि ये गाजा नहीं है जहां पर एक छोटा सा इलाका था, बहुत कम हमास के लड़ाकू थे, एक एक पर राडार पे था इजराइल के। यहाँ पर हमास के लीडरशिप के बारे में हो सकता है कि हर एक जानकारी इजराइल के पास हो, लेकिन जो हजारों की तादाद में उनके पास लड़ाकू हैं, हर एक की खबर और ट्रैक रखना जो मोसाद के लिए भी मुश्किल है और इजरायली सेना के लिए भी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अब सामने आ रही है कि ईरान का अब क्या दखल होगा। क्या वो लॉन्ग रेंज मिसाइल, जैसे अभी आप कुछ देर पहले बताया के पास और तेल अवीव के पास कुछ रॉकेट्स गिरे हैं, क्या जो हाई रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल हिजबुल्लाह के पास है, जिनका खुलासा नसरुल्लाह ने 1 महीने पहले किया था, जो कि एक स्ट्रेटजिक वार स्ट्रेटजी थी हिजबुल्लाह की। उसमें उस मिसाइल सिटी की बात की गई थी जहां पर लेबनान के भीतर एक बहुत बड़े मिसाइल के ठिकाने को दिखाया गया था। क्या उन मिसाइल्स का इस्तेमाल हिजबुल्लाह आने वाले दिनों में करेगा और उनसे किस तरह से इजराइल निपटेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। बेनी, क्योंकि आप ग्राउंड इन्वेजन की बातें हर तरफ हो रही हैं, हमने गाजा पट्टी में भी देखा था कि जब इजराइल की तरफ से जब आईडीएफ ने ग्राउंड इन्वेजन वहां पर किया तो बहुत आसान नहीं होता है। वहां पर जिस तरीके से गलियों में, घरों में छुप कर रहते हैं, लेकिन इजराइल अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाता गया। अब अगर हम लेबनान देखते हैं, इस सब के बीच जिस एक्चुअल मकसद के साथ इस जंग की शुरुआत हुई थी, यानी उन होस्टेजेस को घर वापस लाना, जिनकी तस्वीरें आज भी उनके परिजन लेकर घूम रहे हैं, जिनका इंतजार आज भी वो कर रहे हैं, वो तो पूरा हो ही नहीं पाया है अभी तक। 101 होस्टेजेस अभी तक हमास के हाथ में हैं। हम लोग 11 महीने, 11.5 महीने अभी उन लोग के लिए ठहरे हैं। अभी हम लोग की वापस ईद आ रही है। वो ईद के टाइम में हो गया था लास्ट ईयर, और 8 अक्टूबर से लास्ट ईयर में अभी तक हिजबुल्लाह हम लोग को मारे थे। हिजबुल्लाह एवरी डे हम लोग को बॉम्बिंग कर रहे थे, और उसने भी अपने अशरफ ने बताया अभी क्या मोर देन 70,000 पीपल आर आउट ऑफ द हाउसेस, जो घर के बाहर है। अभी हमारा जो मकसद है वो एक ही मकसद है, हमारे जो पब्लिक है 70,000 उनको वापस घर लाना है। वो करके ही रहेंगे। नाउ ग्राउंड आई डोंट थिंक वी विल गो इमीडिएटली, हम लोग इमीडिएटली नहीं जाएंगे ग्राउंड के लिए, बट हम लोग अभी सोल्यूशन देखेंगे। फ्रांस का सोल्यूशन क्या है, अमेरिका का सोल्यूशन क्या है, वर्ल्ड का सोल्यूशन क्या है। वन थिंग आई कैन टेल यू, if the world will support the right way, the solution will come fast. If the world will not do the right way, जो right side से नहीं करेंगे तो ये कभी नहीं होगा इधर। It must be well set, well done by both the places. I mean, Lebanon people are not willing to have war. हम लोग को war नहीं मांगता है, हम लोग को भी war नहीं मांगता है। मेरा बच्चा अभी more than 11 months is in the army. It's not a small thing for me. But you know what? हम लोग को solution मांगता है, and वो जो solution मांगता है वो हम लोग 11 महीने के बोल रहे थे कि हम लोग को solution मांगता है। हिजबुल्लाह को चांस भी दिया था उसके बारे में। वो जब हम लोग ने चालू किया जो पेजर का ये वो उसके दौरान भी उन लोग को बोले थे कि भाई
हम लोग को चांस दो, थोड़ा सा ये करो, कम करो, हम लोग को आने दो वापस। वो बोला नहीं, जब हमास का सोल्यूशन होगा तुम्हारा ये बंद होगा। ये हो नहीं सकता है। जो लेबनान है वो उनका नहीं है, उनका सीट है, एक असेंबली में एक सीट है उनका, वो भी जबरदस्ती सीट है, वो बंदूक लेके सीट बनाएंगे तो 10 सीट मिलेगा, वो तो है। बट दैट आई डोंट केयर। बट व्हाट आई हैव अ सॉल्यूशन इज, हम लोग का जो 70,000 आदमी लोग बाहर है, उनको वापस लेना है साउथ में, नॉर्थ में, और हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा। हम लोग को जाना नहीं है लेबनान में, कॉन्कर नहीं करना है, किसको मारना नहीं है। बट तुम लोग मारेंगे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, डेफिनेटली। कोई भी हो, फिर ईरान हो, यमन हो, इराक हो, सीरिया हो। ये हिजबुल्लाह ने क्या किया मालूम है आपको? सीरिया में 2 मिलियन पीपल को मारा है, 2 मिलियन पीपल ने मारा है। वो तो भी बेचारे खुश हो गए हैं, नसरल्ला मर गया हो तो वो तो खुश हो गया है। वही चीज हम कह रहे हैं कि एक्शन होता है आतंकवादी संगठनों की तरफ से, आतंकियों की तरफ से, और उसमें वो जो बाकी जो आम नागरिक हैं वो भी निशाने पर आ ही जाते हैं। और इसीलिए ये दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट है, और सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका पूरा ये समाप्त हो, पूरी तरीके से इसका अंत हो। और हम आपको इस बीच एक बड़ी खबर और दे देते हैं कि बेरूत में और हमलों की खबर आ रही है इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताजा हमला अशरफ किया गया है। बेरूत के दहिया में आज सुबह जी बिल्कुल बिल्कुल ये जो है लगातार जो है चुन चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को न सिर्फ दक्षिणी लेबनान में निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ बेरूत में के सबर्ब जो है, जो हिजबुल्लाह का गढ़ कहलाया जाता है, वहां पर आज सुबह हमने अपने कैमरे में भी एक जो मिसाइल स्ट्राइक थी उसको कैद किया था। उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई आज तक पे। और इस वक्त भी आवाज तो मैंने यहाँ पर नहीं सुनी, मैं बेरूत में ही हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो हमलों का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। न सिर्फ बेरूत में बल्कि दक्षिणी लेबनान के कई जगह, खासतौर से अगर हम शिबा वैली की बात करें, या फिर टायर सिटी की, या फिर जो सूर शहर है, वहां पर आज सुबह में था। वहां पर भी जगह जगह पर जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहां धुएं के गुबार दिख रहे थे। तो वो जाहिर था कि ये मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, एयरफोर्स स्ट्राइक्स हैं, जो अलग अलग हिस्सों में अभी जारी है। और नेतन्याहू ने अमेरिका में कहा कि हमारी कार्रवाई आने वाले दिनों तक भी जारी रहेगी। हम अपने दर्शकों को भी ये बता दें अशरफ, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आप सुरक्षित रहिए, क्योंकि जब वॉर का जोन होता है और जहां पर इस तरह के भी असलहा होता है कि बंकर को भेद कर बमबारी हो जाती है, जहां पर आयरन डोम को भेद कर कई जगह बॉम्ब गिरते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से 100% नहीं है, तो वहां पर से रिपोर्टिंग करना वाकई बहुत ही मुश्किल काम है अशरफ। लेकिन अभी रोहित ये भी मुझे बताइए कि हॉस्टेजेस जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, जिन लोगों को अगवा किया गया था, वो अभी भी वापस नहीं है। अमेरिका की तरफ से भी बहुत कोशिश की गई थी कि कुछ मध्यस्थता हो, बीच बचाव हो, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया है। अमेरिका क्या उन चीजों को अभी भी उस हिसाब से परसू करता हुआ दिख रहा है, या फिर हम ये समझें कि वो केवल युद्ध का विस्तार रोकने की या फिर शायद न रोकने की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए श्वेता, बिल्कुल, क्योंकि जो काफी हॉस्टेजेस है वो ड्यूअल सिटीजन्स है, वो इजरायली और अमेरिकन सिटीजन्स भी है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने वो बात या वो राह छोड़ दी है। वो बिल्कुल चाहेंगे कि ये जो हॉस्टेज है, जो करीब ऑलमोस्ट 1 साल होते आया है, वो वहां पे फंसे हुए, उन्हें वहां से निकाला जाए। तो वो तो एक पाथ है ही जिसपे अमेरिका लगातार नेगोशिएट कर रहा है, बात कर रहा है, इसराइल के साथ सीज फायर करवाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा एफर्ट दिया गया है। सेक्रेटरी ब्लिंकन करीब 1 हफ्ता अगस्त में जो है वो वहां पे मिडिल ईस्ट में थे और सोच रहे थे किस तरह कैसे भी करके एक सीज फायर जो है उसे अंजाम दिया जाए। साथ ही साथ क्योंकि ये नया फ्रंट है, इसमें अलग एक नई चीज है, इसमें ईरान का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें हिजबुल्लाह है जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, डिक्लेयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका द्वारा। तो यहाँ पे आई थिंक अमेरिका की कोशिश ये होगी कि वॉर एस्केलेट ना हो। लेकिन अगेन, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे और बाकी लोगों ने भी कहा कि इजराइल जो है वो फिलहाल अपनी मनमानी कर रहा है, उसके ऊपर दबाव बनाया गया है वेस्ट द्वारा, अमेरिका द्वारा, नेतन्याहू को समझाया गया है बार बार, प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा भी, लेकिन वो नहीं सुनते हैं और वो वही करते हैं जो उनके इंटरेस्ट में होता है, सेल्फ इंटरेस्ट में और उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में। और ये बात भी अमेरिका में बहुत बार कही गई है कि शायद नेतन्याहू इसे एस्केलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकली भी वो वीक है इसराइल में। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की कोशिश तो यही होगी, बाइडेन के पास अब ज्यादा समय नहीं है इस प्रेसिडेंसी में, तो उनकी कोशिश होगी कि एक तो हॉस्टेजेस वापस आ जाए
और ये वॉर एस्केलेट ना हो। लेकिन वो इसको अंजाम दे पाएंगे कि नहीं, ये आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सवाल है श्वेता। जनरल सेवाज, भले ही नेतन्याहू के सामने आज एक पॉलिटिकल सवाल हो, लेकिन इजराइल फितरतन, अगर हम शुरुआत से नेतन्याहू से पहले का भी दौर देखते हैं, तो चाहे कितने भी देश एक साथ आक्रमण कर रहे हो, आप सबका मुकाबला करके और फिर अपने वजूद को एक छोटा सा देश अपने बड़े बड़े दुश्मन देशों के बीच अपना बनाए रखा है। लेकिन अभी की स्थिति, क्योंकि नेतन्याहू को इजराइल के भीतर उस तरीके का खुला समर्थन नहीं है, हमने कई बार उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी वहां पर देखे, उसके बीच में आपको ये जंग लड़नी है अपने जो दुश्मन है उन सब से, जिसमें यहां पर कोई देश नहीं बल्कि आतंकी संगठन है। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, सच्चाई यह है कि अगर लड़ाई लंबी खिंचती है, ये नेतन्याहू के पॉलिटिकली भी फायदा है, क्योंकि उसकी डोमेस्टिक कंपल्शन है, डोमेस्टिक प्रेशर है कि यह लड़ाई चलती रहनी चाहिए। मगर उससे ज्यादा क्या है कि जो हिजबुल्ला है उसको अब इजराइल छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर इजराइल ने उसको छोड़ दिया तो उसके पास हमास से बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है। आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगा इजराइल के लिए, तो वो चाहेगा कि इस लगे हाथों उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड करे। और सबसे बड़ा जो बातचीत हो रही है वो 60 से 70 हजार जो इजरायली नॉर्थ इजराइल से पलायन कर गए हैं, जहां पर लेबनान ने बहुत ज्यादा आर्टिफायर और मिसाइल फायर किए हैं, उनको जब तक वापस नहीं ले जाएंगे तब तक तो इजराइल का एक प्रकार का जो स्टेटेड एम है वो पूरा नहीं होगा। वो कैसे जाएंगे? जब तक हिजबुल्लाह को आप पीछे नहीं धकेलेंगे, बफर जोन नहीं बनाएंगे, वो जब तक नहीं बना सकते जब तक आप ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करते। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से इजराइल कार्रवाई कर रहा है वो बहुत सिस्टमेटिकली जा रहा है। कुछ लेसन उसने हमास से भी सीखे हैं कि जहां वो गलतियां वहां हुई थी गाजा पट्टी में, वो नहीं दोहराना चाहता। वो पहले क्या कर रहा है कि टॉप कमांडर्स को मार दिया, कम्युनिकेशन नेटवर्क को बिल्कुल फेल कर दिया है, जो हिजबुल्लाह का उनका मोराल डाउन कर दिया। देखिए आप, नसरुल्लाह को मार दिया, उन्हें फवाद शकूर को मार दिया, इब्राहिम अकील को मार दिया, अली को मार दिया, ऑलमोस्ट टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। अब वो मोराल डाउन करने के लिए स्ट्राइक कर रहा है उसकी मेन जो सिटीज में, जहां पर हिजबुल्लाह का एक प्रकार से हेडक्वार्टर्स है। वो नहीं कर रहा सिविलियन एरिया पे, मगर वो कोलेट्रल डैमेज इसलिए हो रहा है, इनके जो हेडक्वार्टर वगैरह वो सब के सब रेजिडेंशियल एरिया में जानबूझ के बनाए हुए हैं। तो सच्चाई यह है कि ये लड़ाई के फैलने के चांसेस हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ने मन बना लिया कि वो हिजबुल्लाह को इस छोड़ेगा नहीं। इसके अंदर सबसे बड़ी पॉइंट यही है, अमेरिका नहीं चाहता ये लड़ाई का दायरा बढ़े, और स्पेशली जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाते प्रेसिडेंट के, और मुझे लगता नहीं इजराइल वो सुनने वाला है। मगर पॉइंट यही है, बार बार नेतन्याहू चाहते हैं कि किसी तरीके से ईरान की इसमें एंट्री हो। ईरान की अगर एंट्री हो जाती है तो अमेरिका को इस लड़ाई में आना पड़ेगा और फिर इस लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और सच्चाई है, ईरान इसके अंदर डायरेक्ट नहीं आना चाहता, वो अपने प्रॉक्सी से लड़ना चाहता है, चाहे हिजबुल्लाह हो, होती हो या हमास हो, या जो मिलिशिया हैं इराक और सीरिया में, उनका भी इस्तेमाल करेगा। हथियार उसको मिल रहे हैं, ईरान हथियार देगा, इनको मोटिवेट करेगा, मगर खुद ही नहीं होना चाहता। जो बार बार बातचीत आ रही है, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी अच्छा नहीं करी, ईरान के ऊपर बहुत बड़े सैंक्शन है। ईरान का जो प्रेसिडेंट जस्कियान बना वो एक मॉडरेटर है, उसने यूएनजीए असेंबली में भी बोला कि हम JCPO, जिसको न्यूक्लियर डील बोलते हैं, उसको रिवाइव करना चाहते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान आना चाहता इस लड़ाई में, और बोला उन्होंने कि ये इजराइल ट्रैप करना चाहता है। तो ईरान के खुद इंटरेस्ट में नहीं है इस लड़ाई में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, मगर इजराइल उसको चाहेगा। अगर वो ईरान आता है तो फिर अमेरिका की एंट्री होगी और ईरान को बहुत भारी नुकसान। दो देश अगर आ जाएंगे, अभी तक तो हम संगठन देख रहे थे कि एक तरफ हमास था, हिजबुल्लाह था, इनके खिलाफ मोर्चा खुलना और दो देशों के बीच ये जंग हो जाना, तो उसके बाद फिर मुमकिन है। हालांकि रूस और यूक्रेन का युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है, अमेरिका की तरफ से केवल बयान ही आए थे और हथियार भी आए थे साथ साथ में, जिसकी वजह से पुतिन कहते हैं कि वो लड़ाई चल रही है। पर अशरफ, अगर ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि ये हिजबुल्लाह का अंत नहीं है, हम देख रहे हैं सारे टॉप कमांडर्स खत्म हो चुके हैं एक को छोड़कर, हसन नसरुल्लाह खत्म हो चुका है, तो फिर हम कैसे ये समझे कि हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ है अभी? श्वेता, एक और पहलू पर जिस पर हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं उस पर भी जरा गौर करना होगा। हसन नसरुल्लाह के साथ साथ ईरान का वरिष्ठ सेना कमांडर भी
इस हमले में मारा गया है। जनरल अब्बासी जो कि इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कि एलीट फोर्स है ईरान की, वो भी इस हमले में मारे गए हैं, उसकी पुष्टि ईरान ने की है। आखिर यहाँ पर ही आप समझ सकते हैं कि वो कर क्या रहे थे हसन नसरुल्लाह के साथ या उनके हेडक्वार्टर में। अगर हिजबुल्लाह की बात की जाए, उसको बनाने वाला, हथियार देने वाला, प्रशिक्षण देने वाला ईरान है, और ईरान के जो एलीट कमांडर्स हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के, वही हिजबुल्लाह को ट्रेन करते हैं और वही उसको ट्रेन करते आए हैं। और यही कारण है कि हिजबुल्लाह खत्म नहीं होगा। दोबारा हिजबुल्लाह को बनाने में ईरान जितना भी उसको देना पड़ेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान की सेना है जो इजराइल के खिलाफ युद्ध ईरान के लिए लड़ रही है। ईरान को वर्चस्व बचाने के लिए हिजबुल्लाह को न सिर्फ जिंदा रखना होगा, बल्कि जिस अंदाज से पिछले 3 दशक के दौरान इससे एक ताकतवर मलेशिया बनाया है, उससे भी अधिक ताकतवर मलेशिया बनाना होगा। और उसकी शुरुआत हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह के जनाजे के साथ होगी, जहां पर मेरे पास जो जानकारी है, करीब 10,000 वॉलंटियर्स ने इजराइल, ईरान, इराक और लेबनान में नाम दिए हैं, जो अलग अलग मौलाना है, इमाम है शिया कम्युनिटी में, उनके जो अनुयायी हैं, उन वॉलंटियर्स ने ये आह्वान किया है कि वो हिजबुल्लाह को ज्वाइन करेंगे। अगर पिछले 11 महीने के दौरान 700 से भी ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकू मारे गए हैं, अगर उसमें 10,000 की एंट्री होती है तो आप खुद अंदाजा लगा सकती है ये हिजबुल्लाह क्या कमजोर होगा या फिर और ताकतवर होगा। हुई लीडरशिप की बात, आखिर चलाएगा कौन? जिस लीडरशिप को ईरान ने बनाया था, उसको नए लीडर और नए कमांडर बनाने में कोई देर नहीं लगेगी। उसमें ईरान के कितने लोग होंगे, ईरान के रिटायर्ड जनरल कितने होंगे, वो भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और पूरे दुनिया के मुसलमानों से आह्वान किया गया है कि हिजबुल्लाह की मदद करने की। एक बड़ी खबर भी बता देते हैं आपको कि ईरान की तरफ से 5 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। हसन नसरुल्लाह के जो इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया है, उसमें हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर, नसरुल्लाह की मौत पर ईरान ने 5 दिन के शोक का ऐलान किया है। ईरान ने महान मुहाजिर बताया है नसरुल्लाह को। बेनी, जिस तरीके से ईरान का जो सपोर्ट जिस तरीके से है, मतलब वो लड़ाई में खुलकर आएगा कि नहीं आएगा से बढ़कर जो अशरफ भी बता रहे हैं कि आखिर तो एक इजरायली सेना के बड़े अधिकारी की अगर मौत हुई है इसमें, तो मुलाकात तो चल रही थी, तो अब कोई ये सिर्फ एक शिष्टाचार, एक तरह से सिर्फ ऐसे विजिट करने तो वहां पर गए नहीं होंगे। जिन परिस्थितियों में ये मुलाकात हुई है, यानी कि ऑफिशियल लेवल पर सारी चीजें चल रही हैं वहां। अब बात यह है कि आईडीएफ को भी क्या पता था कि वो अधिकारी वहां पर हैं, और तब उसी समय पर हमला किया गया था कि नसरल्ला भी और वो अधिकारी भी, दोनों को मौत के घाट उतारा गया, या फिर ईरान की तरफ से कुछ प्रत्यक्ष एक सीधे तौर पर जंग में उतरने का इजराइल को इस समय उसके मन में आशंका है? पहली बात मीन्स मैं आपको रोहित की बात जो बोला, रोहित ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पीछे सब लगे हैं, दैट इज ट्रू। बोलते हैं कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हो गया, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर था बीबी नेतन्याहू, तो इसके अंदर वो प्रॉब्लम हो गया, और उसने एक्चुअली हमारे आर्मी सोई थी वो टाइम, तो एक्चुअली उसके पर वो दोष है, उसको छोड़ेंगे नहीं। बट इज नथिंग टू डू विद द वॉर जो चली है वो चली है। वॉर तो बीबी नेतन्याहू के पर्पस ही कर रहा है, नहीं किसके साथ। और मैं और एक बात बोलता हूं, क्या जो कुछ हो रहा है इजराइल में, अभी जो हो रहा है लेबनान में, 100% नहीं 100%, 90% समिति उन लोग को हमारे पब्लिक की है। हमारे मे बी our things are, our thoughts are something else than Bibi Netanyahu, but we still support Bibi Netanyahu and of course our army, because जो आर्मी कौन है, हम लोग जो है, जो आर्मी जो है वो हम लोग जाते हैं, वो आर्मी है, तो हम लोग हमारे आर्मी को कुछ बोल सकते नहीं, पहली बात मीन्स। और दूसरी बात मीन्स जो कुछ कर रहे हैं वो मैं बोला कि 70,000 आदमी लोग जो बाहर है उसको उन लोग को वापस लेना है। अबाउट ईरानियन दिस थिंग, हम लोग को मालूम गया है क्या, ऑलवेज द ईरानियन कोई ना कोई उन लोग के पास खड़ा है, बिकॉज ईरानियन क्या है मालूम है, ईरानियन को फाइट नहीं करना है इजराइल के साथ। ईरानियन को मांगता है थर्ड पार्टी फाइट करेंगे, हमारे जो हुतीज है, इराकियंस है, सीरियंस है,
और ये लेबानीज हिजबुल्लाह है, उनको मांगते हैं कि वो फाइट करेगी। हिजबुल्लाह को क्या अभी कुछ भी ये नहीं था, कुछ भी कारण नहीं था क्या वो हमारे साथ फाइट करेगी, बिकॉज हमारा फाइट था हमास के साथ। हमास ने हम लोग जो कुछ किया वो हमास ने किया। उन लोगों को आने को बीच में यही नहीं था, सवाल ही नहीं था, बट उन लोग आ गए बीच में। अभी आए बीच में तो अभी ऑफ कोर्स हम लोग भी 11 महीना 11.5 महीना के पोस्ट पोजिशन निकलेगा, फ्रांस निकालेगा, अमेरिका निकालेगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि अमेरिका का सब बात सुनते हैं हम लोग, जो कुछ है समटाइम्स वी नो अवर बेनिफिट्स व्हाट वी नीड, सो वी कांट टेक एज इट इज। ऑफ कोर्स अमेरिका इज आवर गुड फ्रेंड, इट्स हेल्पिंग अस, इट्स गिविंग अस all the facilities, but still Israel is supposed to be a freedom, a democratic country, and we are democrats. We can decide for us what we want. And जो कुछ हो रहा है अभी इधर, I am so sure that अभी भी Iranian soldiers, अभी भी Iranian जो generals है वो उधर है 100%। और जो कुछ बॉम्बिंग हो रहा है अभी, आप बोल रहे हैं ना, अशरफ जी ने बोला ना कि बॉम्बिंग हो रहा है, और बॉम्बिंग किधर हो रहा है, जिधर मिसाइल्स है, बिल्डिंग के अंदर, घर के अंदर मिसाइल्स है, वो मिसाइल्स को बॉम्बिंग कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं, अभी हम लोग के टीवी पर भी बताया किधर कौन से स्टेज पर लगा है मिसाइल्स। वो सब मिसाइल्स जो है उसको बॉम्बिंग हो रहा है, पब्लिक को बॉम्बिंग नहीं करे। बट ऑफ कोर्स पब्लिक तो आएंगी बीच में, बिकॉज वी कांट सेव एवरीबॉडी। बट स्टिल अभी कल का बॉम्बिंग को बात कर रहा हूँ, 5 बिल्डिंग को बॉम्बिंग किया, सब पब्लिक को निकाला बाहर, सब पब्लिक को निकाला बाहर। मे बी 5 hours or 6 hours we waited for them to go out of the buildings, और बाद में उसको बॉम्बिंग किया, बट उसके अंदर मिसाइल्स थे, वही चल रहा है उधर। और अशरफ एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आप हेलमेट पहनो भाई, कुछ पहनो, तुम ऐसे घूमो नहीं उधर प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके लिए। एंड आपको हमको मांगता है कि तुम सेफ आएंगे, चुकी से भी लग गया तो आपको हमारा एक अशरफ जाएगा उधर, तो प्लीज। So that is the truth, and the truth is this, that if Israel will not fight for us, we will not fight. Nobody will fight for us. Nobody will fight. हालांकि बेनी मतलब मैं अशरफ की तरफ से आपको शुक्रिया कहूंगी कि आपने उनकी सेफ्टी के बारे में सोचा, लेकिन सीधी सी बात है कि जहां पर भीषण शेलिंग चल रही है, मिसाइल चल रहे हैं, वहां पर शायद हेलमेट्स और बुलेट प्रूफ भी आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। वो तो जब बुलेट्स चल रहे हो तो बुलेट प्रूफ आपको बचा सकता है, बैलिस्टिक हेलमेट्स भी इसमें, जहां पर बंकर बस्टर बम्स चल रहे हो। 3 देशों से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज नसरुल्लाह का दी एंड हो चुका है, और उस पर आप देख रहे हैं क्या इस युद्ध की दिशा अब दिख रही है, क्या और देश इसमें जुड़ेंगे। जिस युद्ध के विस्तार का डर जताया जा रहा था, क्या ऐसा होगा तो नहीं, अमेरिका का क्या रुख होगा, भारत पर क्या असर पड़ सकता है, इन सारी चीजों पर चर्चा हम करेंगे, हम लगातार कर भी रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो बेरूत पर बमबारी के बाद की तस्वीरें हैं, जहां पर धुआं बेरूत है, बमों के गिरने की भी तस्वीरें जो कैद हुई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इमारतें जमींदोज हो गए हैं, रह कर वहां पर धमाके हो रहे हैं, और इजराइल के ऊपर भी हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। हम पूरा जो इजराइल का हिस्सा अगर देखें एक नक्शे पर, तो वहां पर बमों की बरसात दिख रही है, लेकिन अधिकांश को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। आयरन डोम ने बचाव इजराइल का कर दिया है। लेकिन हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सेवानिवृत्त हमारे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत सरीन जो कि सीनियर फेलो हैं ORF के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर अलग अलग देशों की बात को समझना भी जरूरी है। हिजबुल्लाह को एक आतंकी संगठन के तौर पर देखना और उसके राजनीतिक पार्टी होने का जो एक पतली सी लकीर उन दोनों को बांटती है, उसके बारे में भी समझना आवश्यक है। अशरफ वानी लेबनान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित शर्मा वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, एक बार फिर मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि वहां पर बात आपसे करनी हमने शुरू की, उस समय दिन का उजाला था, अब रात का अंधेरा दिख रहा है, लेकिन इसके बीच बमों के गिरने की बात लगातार कही जा रही है। हम अपनी रिपोर्ट दिखाने से पहले जल्दी से आपसे हम अपडेट लेना चाहते हैं लेबनान का। बिल्कुल श्वेता, अभी कुछ देर पहले जब कुछ करीब 20 मिनट पहले जो दक्षिणी बीरूत का इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर शुक्रवार शाम को इजराइल ने निशाना बनाया और काफी तबाही मची, उसके बाद आज दिन भर वहां पर 5 मिसाइल जो हैं एक बार फिर अमेरिका ने दागे।
छोटे छोटे मिसाइल थे और छोटे छोटे टारगेट्स भी थे। और अभी कुछ देर पहले एक और मिसाइल जो है दक्षिणी बीरूत में इजराइल ने फायर किया है, उसके निशाने में पर कौन था, किस को वो इस हमले में मारना चाहते हैं, वो अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन जब से कल से दक्षिणी बीरूत जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ है, जहां पर न सिर्फ हिजबुल्लाह के कमांडर और उनके फाइटर रहते हैं, बल्कि साथ ही साथ उनके परिवारजन भी जितने भी हैं वो भी उसी इलाके में रहते हैं। वहां पर हिजबुल्लाह की तोती बोलती है। लेकिन कल के हमलों के बाद 95% आबादी जो है दक्षिणी बीरूत की, या हम कहें दहिया जिले की जो कि बीरूत शहर का है, वो खाली हो चुकी है। वहां पर अगर है कोई, सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकू हैं और हिजबुल्लाह के समर्थक है, बाकी आम नागरिक उस इलाके में अब कोई नहीं है। न सिर्फ दक्षिणी बीरूत में बल्कि साथ ही साथ दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में जो है आज भी दिन भर इजराइल की तरफ से रुक रुक कर यही स्ट्रेटेजिक और मिसाइल स्ट्राइक्स होती रही। एयरफोर्स उनको अंजाम दे रहा है और इजराइल का कहना है कि इनमें सिर्फ हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां पर उनके हथियार हैं। क्योंकि अगर हिजबुल्लाह की रणनीति देखें तो उनके हथियार एक जगह पर नहीं है। जो हथियार इस्तेमाल उनको करने होते हैं वही सिर्फ अलग अलग उनके डिपोज से या फिर उनके वेयर हाउसेज से सीमा तक पहुंचाए जाते हैं, वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो जो है वो निशाने पर है फिलहाल इजराइल के। तो हथियारों को नष्ट किया जा रहा है, हिजबुल्लाह के कमांडर्स को चुन चुन कर खत्म किया गया है। और इस सब के बीच बड़ा सवाल ये भी है जो हम अपनी इस रिपोर्ट में तलाशने की कोशिश करते हैं कि हिजबुल्लाह का आगे क्या हिजबुल्लाह को हम खत्म समझें अब, या फिर ईरान का जो दावा है कि नहीं हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ है वही सही है। 25 अगस्त को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह जब इजराइल को धमका रहा था तो शायद वो ये नहीं जानता था कि उसके पास अब गिनती के ही दिन बचे हैं। इजराइल की सेना उसे उसी के हेडक्वार्टर में मिट्टी में मिला देगी। वो अब दोबारा इस तरह से इजराइल को कभी नहीं धमका पाएगा। हिजबुल्लाह चीफ की मौत सुनिश्चित करने के लिए इजराइल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस इमारत के नीचे तहखाने में नसरुल्लाह छुपा हुआ था, उस इमारत पर 80 टन के बम गिराए गए। एक टन के 80 बम गिरे तो ये इमारत जमींदोज हो गई और नसरुल्लाह ढेर हो गया। इजराइल ने नसरुल्लाह को ढेर करने वाली अपनी टीम का ऑडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बम गिराने से पहले इजरायली फाइटर पायलट को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हम अपने दुश्मन को कहीं भी ढूंढ निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ने 2 महीने के भीतर हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को कैसे खत्म कर दिया। नसरुल्लाह 1992 से ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का चीफ था। जब उसे ये जिम्मेदारी मिली तब वो महज 32 साल का था। उसका जन्म 31 अगस्त 1960 में हुआ था। वो 15 साल की उम्र में इजराइल के खिलाफ बने विद्रोही गुट में शामिल हो गया। साल 1982 में हिजबुल्लाह बना और नसरुल्लाह उसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। साल 1992 में इसके 10 साल बाद नसरुल्लाह इसका मुखिया बना और साल 2006 में उसके नेतृत्व में इजराइल को लेबनान से खदेड़ दिया गया। ऐसे में नसरुल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा सकता है। हसन नसरुल्लाह को मार के इजराइल ने सबूत दे दिया है, सबसे पुख्ता सबूत, कि उसकी इंटेलिजेंस, मोसाद की और मिलिट्री इंटेलिजेंस इतनी माहिर है कि वो दुश्मन के कमांडरों का हर मूवमेंट, छोटा से छोटा मूवमेंट, कहाँ रह रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ मीटिंग कर रहा है। उदाहरण के तौर में इस्माइल हानिया को जब तेहरान में मारा, और अभी हसन नसरुल्लाह जो टॉप लीडरशिप है और जो उसकी पेजर्स में कितने सीनियर कमांडर्स को घायल किया गया, शामिल ईरानियन एम्बेसडर। तो ये वही कर सकता है जिसकी इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत बढ़िया है, और वो पूरा, मैं बोलूंगा, इफेक्टिव इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन हिजबुल्लाह और ईरान के काडर्स के अंदर कर चुके हैं। इन्हीं के काडर्स हैं जो ये खबर दे रहे हैं। नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के पास हथियारों का एक बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा किया, जिसमें ऐसी मिसाइलें हैं जो इजरायली इलाकों में दूर तक हमला कर सकती हैं। इसके पास हजारों आतंकवादी भी हैं, लेकिन इजरायल ने पिछले 2 महीनों में उसकी कमर तोड़ दी। नसरुल्लाह को मारने से पहले इजरायल ने उसकी पूरी लीडरशिप का खात्मा कर दिया। नसरुल्लाह से पहले इजरायल ने हिजबुल्लाह के ऑपरेशन हेड इब्राहिम अकील, सर्वोच्च कमांडर फौद शुक्र, सदर्न फ्रंट कमांडर अली कराकी, कमांडर रांदवा फोर्स विसम अल तवील,
रादमा फोर्स ट्रेनिंग हेड अबू हसम समीर, नासेर यूनिट का कमांडर तालिब सामी अब्दुल्ला अजीज यूनिट कमांडर मोहम्मद नासेर को मार गिराया। अभी सिर्फ बदर यूनिट कमांडर अबू अली रिदा जिंदा है। इस तरह इजराइल ने अपने जानी दुश्मन को अधमरा कर दिया है, क्योंकि इजराइल के एक्शन के बाद हिजबुल्लाह के वजूद पर सवाल खड़ा हो गया है। रिटेलिएट करेगा, कितनी क्षमता से करता है, कैसे करता है, कितना इफेक्टिव होता है कि भी उसके जो टॉप लीडर्स की कुछ कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं होगी, बट डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना रैंक एंड फाइल या जो मिडिल और लोअर, वो रिटेलिएट करेंगे। अब उस रिटेलिएशन में चाहे खुद ज्यादा मारे जाए इजराइल के, बहुत ही कम को वो मार पाए, पर वो करेंगे। वन सेकेंडली, अभी जो ग्राउंड की बात हो रही थी, ग्राउंड इन्वेजन बाय इजराइल, क्या चांस उसका अभी फिलहाल कम है? जो इजराइल का ऑब्जेक्टिव बाय एयर अटैक्स करके ही अपना काफी कुछ न्यूट्रलाइज कर रहा है। और एक चीज और याद रखिए, साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी टनल्स बना रखी हैं। हमस की टनल्स की हम लोग ने इतनी बात करी, गाजा में टनल्स हैं, मेट्रो बना रखा है अंडरग्राउंड, राइट? उनको बनाना सिखाया किसने था? हिजबुल्लाह ने। और हिजबुल्लाह ने जो टनल्स बनाई हैं उनको नॉर्थ कोरियन इंजीनियर्स और इरानियन इंजीनियर्स ने मिलकर बनाई हैं। इनफैक्ट हिजबुल्लाह की कुछ टनल्स तो ऐसी भी हैं जो इजराइल के बॉर्डर से अंदर आके इजराइल के अंदर खुलती हैं। करीब 4-1 साल पहले 3 ऐसी टनल के मुंह इजराइल ने ढूंढे थे, उनको सील करा, उन पे सीमेंट, कंक्रीट इत्यादि डाली। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसी के घर में ढेर करके अपने हर दुश्मन को सीधी चेतावनी दे दी है, बता दिया है कि वो उन्हें तबाह करके ही छोड़ेगा। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो इस लड़ाई का विस्तार किस तरीके से हो रहा है? हालांकि ये आतंकी संगठन वो हैं जो लगातार इजराइल पर हमले भी कर रहे हैं जब से इजराइल हमास के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो शुरुआत हमास ने जब अगवा किया इजराइल के जो नागरिक थे उनको, उन पर बर्बरता हुई, इजराइल का पलटवार, और उसके बाद इजराइल के अलग अलग मोर्चों पर, कहीं पर हिजबुल्लाह की तरफ से आक्रमण, कहीं पर हूथी की तरफ से आक्रमण। और सुशांत सरीन जी, मैं आपसे सबसे पहले यह समझना चाहूंगी कि हिजबुल्लाह का मतलब लेबनान नहीं हो जाता है, लेकिन लेबनान की जमीन से चूंकि ये लगातार हमले किए जा रहा था हिजबुल्लाह इजराइल पर, इसीलिए उसकी कार्रवाई में हम अभी देख रहे हैं कि लेबनान के वो इलाके जहां से सिविलियंस को भी पलायन करना पड़ रहा है, और उसके साथ ही इजराइल पर जो दबाव बनता है कि आप इस तरीके से मत एस्केलेट कीजिए, और इजराइल उसके बीच अपनी जिद पर कायम कि हमें तो खत्म करना है सभी आतंकी संगठनों को। श्वेता, ये जिद की बात नहीं है, ये इजराइल की भी एक मजबूरी है। क्योंकि देखिए, या तो ये होता कि हिजबुल्लाह की तरफ से ठीक है एक खतरा था, लेकिन हिजबुल्लाह उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा था, रॉकेट नहीं फायर कर रहा था। अब अक्सर हमारे यहाँ पर जब इस पर बातचीत होती है तो हम भूल जाते हैं कि उत्तरी इजराइल में हजारों की तादाद में इजराइलियों को पलायन करना पड़ा है। वो अपने देश के अंदर रिफ्यूजी बने हुए हैं क्योंकि हिजबुल्लाह का खतरा था। तो मेरे ख्याल इजराइल के लिए हिजबुल्लाह को एक लिहाज से ख़त्म करना बहुत लाजमी हो गया था, जैसे कि हमास को अक्टूबर 7 के बाद ख़त्म करना लाजमी हो गया था। दूसरी चीज़, जहां तक हिजबुल्लाह की ताकत है, देखिए हिजबुल्लाह एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, अब शायद मैं बोल सकता हूं थी ऑर्गेनाइजेशन तो अभी भी है, लेकिन अब वो कितनी सक्रिय रहेगी और किस लेवल पर वो अटैक्स कर सकती है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। छोटे मोटे तो अटैक्स कर लेंगे, लेकिन जो एक सामरिक लेवल का वो थ्रेट पोज करते थे इजराइल को, वो शायद अब उनकी क्षमता जो है वो काफी हद तक खत्म हुई है। लेकिन आप ये देखिए, हिजबुल्लाह का रोल रहा है इराक के अंदर, हिजबुल्लाह का रोल ऑफ कोर्स लेबनान और इजराइल वाले युद्ध में रहा है, हिजबुल्लाह का रोल सीरिया में रहा है। सीरिया में जो दाइश को सीरिया की सरकार ने उनको एक लिहाज से ख़त्म किया या हट पीछे किया, बाकियों का भी उसमें अमल दखल था, लेकिन हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा अमल दखल था, जबकि सीरिया की जो सेना थी वो तितर बितर हो रही थी। तो हिजबुल्लाह जो है वो एक पैरा स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है और लेबनान के अंदर भी एक रियासत के अंदर एक रियासत है वो। तो हिजबुल्लाह की जो, लेकिन क्योंकि अब उनकी जो टॉप लेवल की लीडरशिप है खत्म हो गई है, अब जो उनकी जो रॉकेट्स वगैरह की जो क्षमता थी उस पर माना जा रहा है कि बहुत बड़ा सेंध लगा है। देखिए, इजराइल को सबसे बड़ा खतरा क्या था कि हिजबुल्लाह के पास कोई बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रॉकेट्स ना भी हो, लेकिन लगभग लाखों की तादाद में उनके पास रॉकेट्स थे, और अगर वो सारे के सारे फायर करना शुरू करें इजराइल के ऊपर
जो वो अक्सर किया करते थे छोटे मोटे लेवल पे, तो जो इजराइल का सारा रॉकेट डिफेंस सिस्टम है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, वो उसको नहीं संभाल पाएगा। तो इजराइल के लिए अब ये जरूरी हो गया था कि हिजबुल्लाह को ऊपर अब अटैक किया जाए और इसको खत्म किया जाए, और हालात अभी वहां पर बैठे हैं। अब क्या हिजबुल्लाह दोबारा से उभर पाएगा, उसी तरीके की क्षमता ले आ पाएंगे, ये जो अब नई लीडरशिप आएगी उस पर भी निर्भर करेगा। ये उस पर भी निर्भर करेगा कि कितने लोग इनके साथ मिलने चाहेंगे, नहीं मिलना चाहेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ लेबनान के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक सेंटिमेंट है इनके खिलाफ। तो अभी हालात काफी फ्लक्स में है, लेकिन ये राउंड तो माना जा सकता है कि इजराइल ने बाजी मार ली है। और जनरल कुलकर्णी, बहुत सारे सवाल इजराइल को लेकर वाकई उठ रहे थे। जब हमास की तरफ से वो बर्बर कार्रवाई हुई थी, उस समय कहा गया कि इजरायली इंटेलिजेंस को इतना आला माना जाता था, लेकिन किस तरीके से ये सब कुछ हो गया और वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब पेजर अटैक्स हुए, उसके बाद जब वॉकी टॉकीज के जरिए हिजबुल्लाह के कमांडर्स को टारगेट किया गया, उसके टेररिस्ट को टारगेट किया गया, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मोसाद ने भी और इजरायली जो सुरक्षा प्रणाली है पूरी, उसने अपने आप को कुछ हद तक रिडीम किया। आज की तारीख में अगर जनरल कुलकर्णी, ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड इन्वेजन इजराइल कर सकता है, क्या आपको नंबर वन ये संभव लग रहा है? और दूसरा, क्या ये सही होगा इस समय लेबनान में जब उनके एयर स्ट्राइक्स ही इस तरीके से ऐसे नतीजे दे रहे हैं? धन्यवाद श्वेता। ये देखिएगा, जो ग्राउंड इन्वेजन है, ऑब्वियसली इजराइल तैयार रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। स्पेशली उसके टैंक्स हुए, आर्टिलरी हुए, इन्फेंट्री हुआ, तैयार रहना है। लेकिन जो ग्राउंड इन्वेजन होना है वो सदर्न लेबनान से होना है। और सदर्न लेबनान जो है, जहाँ तक कि ब्लू लाइन और लिटनी रिवर है, जो हमेशा इजराइल चाहता था कि एक बफर जोन के तौर पर काम करे, और जहाँ से वो हमला होता रहता था खासकर हिजबुल्लाह से। और जबकि उस इलाके में जो बहुत 1000 और स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, और उसमें जबकि 50 देशों का यूनाइटेड नेशंस का एक फोर्स है उधर, इंटरिम फोर्स इन लेबनान, और वो 1978 से काम कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 11,000 लोग, और 1998 से तो भारत का भी उसमें छोटा सा कंटिंजेंट शामिल है। तो इतने सारे देश उस इलाके में रहते हुए, और जो भी हमला होना है, चाहे इजराइल हमला करे वो भी सदर्न लेबनान में करेगा, और सदर्न लेबनान करेंगे वो भी उसी इलाके से आकर के नॉर्दर्न इजराइल में उसने हमला करना है। तो जरूर इजराइल चाहेगा कि ये जो इलाका है वो थ्रू आउट बफर है। यही कारण है कि 1975 से लेकर 1990 तक जब सिविल वॉर रहा, और उसके बाद जिस तरह से इजराइल ने लगातार 78 में, 82 में हुआ, 2006 में हुआ, मकसद क्या था? मकसद ये कि ये जो बफर जोन है, बफर के तौर पर काम करे, जो नहीं कर रहा था। हिजबुल्लाह ने इस इलाके में नहीं आना था, क्योंकि वो एग्रीमेंट था कि हिजबुल्लाह नहीं आएगा, लेबनीज आर्मी आएगी, और ये इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंटरिम फोर्स ऑफ लेबनान ये काम करेगा, यूनिफिल ये रहेगा। तो ये तो हुआ नहीं। अब जहां तक ग्राउंड इन्वेजन का सवाल है, ग्राउंड इन्वेजन के लिए तैयार रहेंगे, और तैयार इजराइल ने करना है, बिकॉज ऑक्यूपेशन ऑफ ग्राउंड बहुत जरूरी है। और जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड और इजराइल उस इलाके को कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल के उस इलाके से वेकेट होने के बाद जिस प्रकार से जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, जो यूएन रेजोल्यूशन हुआ 1709, जिसके द्वारा जो कुछ है, पर उसको ऊपर पीछे सीधे तौर पर जनरल कुलकर्णी, जो आप कह रहे हैं कि उसके ये सारी चीजें जो हैं उस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया निर्भर करेगी। रोहित, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले आईडीएफ की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, वो हम आपको दिखा देते हैं। वीडियो दरअसल ये मैप का वीडियो है, जहां पर बेरूत में उन जगहों को चिन्हित किया गया, मार्क किया गया है जहां पर हथियार हिजबुल्लाह के हो सकते हैं। अब जैसे अशरफ भी अभी जानकारी दे रहे थे कि उन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है जहां पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर्स है, जहां पर हसन नसरल्लाह मारा गया, और साथ में वो जगह जहां पर हथियार हो सकते हैं। अब अंडरग्राउंड बेसमेंट में हिजबुल्लाह के एंटी शिप मिसाइल हैं, ये एक इलस्ट्रेशन के जरिए इजराइल की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि किस तरीके से अब ये बहुत गहरे होते हैं, 30 फीट से अधिक की गहराई में ये बंकर नुमा ये पूरे क्षेत्र होते हैं, जहां पर इजराइल का दावा है कि वो मिसाइल्स भी रखे हुए हैं और उन पर उनकी निगाहें हैं, उन पर निशाना है। इजराइल को अगर आप देख लें
तो किस तरीके से वो घिरा हुआ है चारों तरफ से इन देशों से। और हम शुरुआत से आपको, जब से गाजा पट्टी में उसकी कार्रवाई चल रही है हमास के विरुद्ध, तब से हम दिखा रहे हैं किस तरीके से एक सीमा लेबनान से लग जाती है, सीरिया की तरफ से जॉर्डन, सऊदी अरब का ये पूरा बड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं, इराक का हिस्सा देख रहे हैं, इजिप्ट का हिस्सा देख रहे हैं। और जिन जिन देशों में जो आतंकी संगठन है वहां से इजरायल की तरफ वो रॉकेट्स दागे जाना, उसकी भी पूरी प्रक्रिया चल रही है। और इजरायल के साथ ही ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का हिस्सा तो हो ही जाता है, जिसके साथ एक लंबा इतिहास और विवाद की जड़ वहां पर जुड़ जाती है। 3 देशों से लाइव हमारी ये खास पेशकश आप इस समय देख रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह का हसन नसरुल्लाह मारा गया है। पुष्टि आज देर दोपहर बाद आज की गई। इजरायल की तरफ से दावा पहले कर दिया गया था, आईडीएफ की तरफ से पहले यह कह दिया गया था, बाद में हिजबुल्लाह की तरफ से भी इस बात को स्वीकार लिया गया। ये तस्वीरें हम आपको लेबनान की दिखा रहे हैं, जहां पर ये इजरायल की तरफ से प्रहार हुआ है, और उसके बाद भी जहां जहां इजरायल के पास जानकारी है कि हथियारों को रखा गया है, उन सब इलाकों पर कार्रवाई अभी भी जारी है। रोहित, ये बताइए कि क्या अमेरिका, जिसने अभी यह कह दिया है कि वो इजरायल के साथ है इस समय में, वो बहुत ध्यान से इस पूरी गतिविधि को, पूरे डेवलपमेंट्स को देख रहा है, जाहिर है। क्या ईरान की तरफ से किसी कदम के बाद के ऊपर खास नजर अमेरिका की रहेगी इस समय? सबसे बड़ी उसकी चिंता क्या इससे जुड़ी हुई है, या वो आश्वस्त है कि ईरान की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, देखिए श्वेता, आश्वस्त तो बिल्कुल नहीं है। अमेरिका को यह पता है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू या वाइडर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएगा। और अभी अभी श्वेता, जो है, पहला स्टेटमेंट आया है प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से। उन्होंने इस पे पहली बार ऑफिशियली कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, ये जो एयर स्ट्राइक थी जिसमें हसन नसरल्लाह मरे हैं, उसमें उनके हाथों पे बहुत सारे अमेरिकी, इजरायली और लेबनीज सिविलियंस का खून था। उन्होंने ये भी कहा साथ में कि वो इजरायल के साथ खड़े हैं, और इजरायल का जो राइट टू डिफेंड है उसको अमेरिका बिल्कुल जो है सपोर्ट करता है अगेंस्ट हिजबुल्लाह, हुतीज और हमास। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है, सेक्रेटरी ऑस्टिन को कहा है कि वो मिलिट्री फोर्सेस जो है मिडल ईस्ट रीजन में, उसका एक आंकलन करे और वहां पे अपना जो प्रेजेंस है उसको थोड़ा बढ़ाए, ताकि एक ब्रॉडर रीजनल वॉर ना हो। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद ये चाहते हैं कि वहां पे एक जो रिस्क है एक ब्रॉडर रीजनल वॉर का, ये इस जंग को बढ़ने का, उसको रोका जाए, तो अमेरिका बहुत ज्यादा अपनी नजर इस पर लगा के रखा है। उसका बहुत बड़ा स्टेक है। और क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके थे कि अमेरिका में चुनाव भी है, और कहीं ना कहीं एक सीज फायर की तरफ जो बाइडेन ले जाना चाहते थे गाजा वाले वॉर को, तो अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि ये वाइडर एस्केलेशन ना हो इस युद्ध की। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ईरान को जो है एक चेतावनी दी जाए अपने प्रेजेंस को बढ़ा के वहां पे, कि अगर ईरान इस तरह से कोई चीज करने की कोशिश करता है तो अमेरिका पूरी तरह से इजरायल के साथ है, और वो भी तो रोहित, जो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं इस समय, वो हम आपको एक बार फिर बता देते हैं। जो बाइडेन की तरफ से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया जो है, पहला एक स्टेटमेंट दिया गया है इस पूरे मामले पर, नसरल्लाह की मौत पर। राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान है जिसमें कहा गया है कि नसरल्लाह सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या का गुनहगार, और नसरल्लाह की मौत से कई पीड़ितों को अब न्याय मिला है, ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है। नसरल्लाह की मौत पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये पहला बयान जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अशरफ, एक चीज हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप समझाएं, जिस तरीके से हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह के मौत के बाद ईरान के बयान आ रहे हैं, लेबनान के भीतर क्या समर्थन की स्थिति है? शिया संगठन है हिजबुल्लाह, क्या शिया सुन्नी डिवाइड उस हिसाब से है वहां पर या नहीं है? लेबनान का रुख और लेबनान में जो आम जनता है उसकी राय क्या है इन इजरायल के हमलों पर? श्वेता, बहुत ही जरूरी सवाल आपने पूछा, और ये दर्शकों को जानना जरूरी है। अगर हम तीन एचएस की बात करें, चाहे हुतीज हो जो सिर्फ शिया मलेशिया है, हमास की बात करें उसमें अधिकतर सुन्नी मलेशिया है, सुन्नी लड़ाकू हैं उसमें, और अगर हम यहाँ पर हिजबुल्लाह की बात करें, वो एक सेक्युलर फोर्स, मतलब सेक्ट्स वाइज और रिलीजन वाइज है।
हिजबुल्लाह मात्र एक ऐसी मलेशिया है ईरान की जिसमें शिया मुसलमानों के साथ साथ सुन्नी मुसलमान भी कुछ तादाद में है और साथ ही साथ क्रिश्चियंस की भी एक तादाद जो है वो हिजबुल्लाह में है और हिजबुल्लाह की समर्थन में यहाँ खास तौर से लेबनान में दिख रही है। अगर हम डिवीजन की बात करें, क्या लेबनान में या लेबनीज जो लोग हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है लड़ाई से, जो अपना आम जनजीवन गुजारते हैं, क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा या क्या वो विद्रोह करेंगे? ऐसा भी दिखता नहीं है, क्योंकि जितने पैर लेबनान में या जितनी तोती लेबनान में हिजबुल्लाह की बोलती है उतनी किसी की यहाँ पर लेबनान में चलती नहीं है। यहाँ तक कि जो लेबनीज आर्मी है वो भी अपने आदेश और अपनी रणनीति जो है हिजबुल्लाह से ही पूछकर तय करते हैं। वो हम आपको तब अंदाजा होगा अगर आप दक्षिणी लेबनान पे जाएंगे जो इजराइल के साथ सीमा लगती है, उसमें सेना पीछे है और आगे हिजबुल्लाह है। और कई हमारे जानकारों ने बात की, जो इंटरनेशनल फोर्स यूएन की पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पर बनाई गई थी, उसमें भारत के भी कुछ यूनिट शामिल हैं, वो भी जो है वो भी कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह से ही अपने मूवमेंट को लेकर जो है या अपनी कार्रवाई को लेकर जो है आदेश लेते हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उससे अंदाजा हो सकता है कि हिजबुल्लाह कितना महत्वपूर्ण है और कितना बड़ा दुश्मन इजराइल का है। कुछ लोग ये मानते थे कि सिर्फ डेस्परेशन नेतन्याहू की ये है कि किस तरह से ईरान को इन्वॉल्व किया जाए इस जंग में, ताकि अमेरिका की फिर सीधे तौर पर जो है इसमें मुदाखलत भी बढ़ेगी, दखल भी बढ़ेगा। ईरान का अगर हम अमेरिका का इतिहास देखें तो अमेरिका चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे फिर वो अलग अलग देश हो जहां पर इराक हो या फिर सीरिया हो, जब भी दखल यहाँ पर अमेरिकी सेना का रहा है वो खुद नहीं लड़ते हैं, बल्कि वहां के फौज या वहां की जो सेना हो जो उनके समर्थन में हो उससे लड़वाते हैं। वो मैंने अफगानिस्तान में ही देखा, अशरफ गनी की जो फौज थी जिसको फीड, इक्विप, हथियार सब कुछ जो है अमेरिका ने दिए थे, लेकिन जब लड़ने की बात आती है थी तालिबान के साथ तो आगे जो है वो उन्हीं को करते थे। तो कहीं ना कहीं वही रणनीति जो है ईरान ने भी सीख ली है। अब वो अपने प्रॉक्सीज को आगे करता है, खुद बचने की कोशिश करता है। और जिस अंदाज से अमेरिका के राष्ट्रपति की प्रक्रिया पहले आई है इस हसन नसरुल्लाह के मारे जाने को लेकर, इसमें कोई शक नहीं है कि हसन नसरुल्लाह ने जितनी भी चोट अमेरिका को, चाहे यहाँ पर पहुंची हो, सीरिया में पहुंची हो या फिर इराक में पहुंची हो, उसमें सबसे बड़ा हाथ हिजबुल्लाह का ही था और हसन नसरुल्लाह ही इसमें प्रमुख थे। और हिजबुल्लाह को चलाने वाला कोई और नहीं, एलीट फोर्स जो है ईरान की है, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड IRG, वही उसको चलाती है। लेकिन हिजबुल्लाह को ताकतवर देखने के लिए और उसमें कोई तितर बितर इस लीडरशिप के असैसिनेशन के बाद ना हो, उस पर ईरान की पैनी निगाह है और वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इतना कमजोर हिजबुल्लाह पड़े कि इजराइल उससे ना डरे जिस तरह से डरता था। तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ईरान की तरफ से न सिर्फ नवीन हथियार और लॉन्ग रेंज मिसाइल हिजबुल्लाह को दी जाएंगे, बल्कि साथ ही साथ उनकी कमांड कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं जो रिटायर्ड जनरल्स हैं ईरानी सेना की वो संभाल सकते हैं, वो सीधे तौर पर जुड़ेंगे। सुशांत जी, सीधे अगर हम देखें, अगर हम असर की बात करते हैं तो देखिए जम्मू कश्मीर चुनाव पर तो असर दिख ही गया कि यहां पर चुनाव की तारीख सर पर है, लेकिन सांकेतिक एक दिन के लिए भाई हम प्रचार नहीं करेंगे, ये महबूबा मुफ्ती ने भी कह दिया और कई और कैंडिडेट्स ने भी अपनी तरफ से ये कह दिया है, तो असर तो उसका सीधा सीधा यहां तक आ जाता है। लेकिन अगर मैं इसके वैश्विक प्रभाव की ही बात कर लूं और इससे आप कितना एस्केलेट होता हुआ इस लड़ाई को देख रहे हैं, क्या ईरान को आगे आता हुआ देख रहे हैं ओपनली, मतलब सीधे मोर्चे पर, क्या आपका एनालिसिस रहेगा इस पर? श्वेता, देखिए, अगर ईरान ने आना होता तो काफी देर पहले आ चुका होता। ईरान, मैं जहां तक अशरफ की बात से सहमत हूं कि ईरान खुद कोशिश यही करेगा कि अपने प्रॉक्सीज को आगे करे, लेकिन अशरफ से मैं यहाँ पर सहमत नहीं हूँ कि जब वो अफगानिस्तान में बात करते हैं कि अमेरिका जो था वो पीछे था और उन्होंने अफगान सेना को आगे किया हुआ था। लगभग 10-12 साल तो अमेरिका ही लड़ाई लड़ रहा था, उसके बाद धीरे धीरे उसने अफगान सेना को भी पैदा किया और फिर धीरे धीरे करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो अफगान सेना को थी। तो वो मेरे ख्याल एक नुआंस का फर्क है जो अशरफ बोल रहे हैं। ईरान का ये रोल नहीं रहा। ईरान ने अक्सर ये वाले अपने बंदे पाले हैं और फिर इनके थ्रू अपना जो असर और रसूख है उसको फैलाने की कोशिश की है। प्रॉब्लम ईरान के लिए अब ये हो जाएगा कि वो डायरेक्टली जंप इन करेंगे, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली इस युद्ध में आते हैं और अपना हिस्सा डालते हैं
तो फिर ईरान अपने आप को खोल देगा बाकियों की प्रतिक्रिया के लिए और ओपन। अभी तक तो जो भी कार्रवाई हुई है ईरान में वो एक लिहाज से अप्रत्यक्ष है, लेकिन फिर प्रत्यक्ष तौर पर ईरान के ऊपर हमला लाजमी हो जाएगा। तो ईरान क्या वो ये चाहेगा इस समय, जबकि उनके जो बहुत बड़े बड़े जो उनके सहयोगी थे, हमास है, हमास को अब देख लीजिए वो काफी हद तक उसकी जो क्षमता है खत्म कर दी गई है। हिजबुल्लाह की जो क्षमता है उसमें बहुत बड़ा सेंध लगा है। मेरा ख्याल ये कोई भी उसको, ईरान चाहे जो मर्जी, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि शायद हिजबुल्लाह की वो जो क्षमता आज से 2 महीने पहले तक की थी वो अब नहीं रही। तो क्या ईरान डायरेक्टली इसमें आएगा, अपने जो अपने इनके पालतू हैं उनके थ्रू अगर ये कार्रवाई करेगा तो वो कितनी सक्रिय रहेगी, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फाइनली श्वेता, जो भारत वगैरह के जो ये लीडर इस तरीके के बयानात देते हैं, महबूबा मुफ्ती का खुद का रिकॉर्ड क्या था शियाओं को लेकर के, कश्मीर के शियाओं को लेकर के, जब वो मुख्यमंत्री थी या उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे, उनका क्या रिकॉर्ड रहा है। कश्मीर के अंदर जो शिया सुन्नी विवाद एक रहा है और अभी भी है, वो भी हमारे सामने है। तो ये अपनी रोटियां सेकते हैं कट्टरपंथी ताकतों को के साथ अपने आप को जोड़ करके। इसका पता नहीं इनको फायदा होता है या नहीं होता। देश को जरूर नुकसान होगा, लेकिन देश का फिर महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को कहाँ कोई बहुत ज्यादा कैंडिडेट की घोषणा के बाद ये मजबूरी भी हो जाती है पॉलिटिकल कंपल्शन की आपको उसके बाद, ताकि आप वोट खो न दें। जनरल कुलकर्णी, ये समझाइए कि इजराइल की ताकत की चर्चा बहुत होती है, जो 6 डे वॉर जीतने वाले इजराइल के लिए भी बड़ी कठिनाई की स्थिति है कि आपका ये युद्ध इतना लंबा चल गया है, लगभग 1 साल होने को अब आ रहे हैं, और एक मोर्चे पर नहीं कई मोर्चों पर भले ही उसको लड़ने की आदत रही हो, क्योंकि वो घिरा हुआ ऐसे देशों से है, हर तरफ ऐसे दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक लंबे युद्ध को लड़ते हुए इजराइल के सामने इस समय क्या विकल्प, क्या करना चाहेगा? हिजबुल्लाह को एक तरह से उसका टॉप लीडरशिप उसने एलिमिनेट कर दिया है, बहुत बड़ी कामयाबी इजराइल को हासिल जरूर हुई है। जरूर श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से उन्होंने हमास की भी लीडरशिप समाप्त किया, हनिया को ईरान के अंदर मारा, जिस प्रकार से पूरी हिजबुल्लाह की लीडरशिप को उन्होंने तबाह किया, ये साफ दर्शाता है कि जो इंटेलिजेंस है इजराइल खुद जानता है कि किस तरह करना है। लेकिन जैसे 6 डे वॉर में हुआ, 3 देश सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, जॉर्डन ने क्या हारा? वेस्ट बैंक। सीरिया ने क्या हारा? गोलान हाइट्स। इजिप्ट ने क्या हारा? सिनाई और गाजा। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से 2007 में गाजा पट्टी वापस, और जिस प्रकार से हमास को उन्होंने दिया और वहां से डिसंगेज हुए, हम देख रहे हैं इजराइल को क्या उसका भुगतना पड़ा। तो इसके मद्देनजर इजराइल चाहता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रॉक्सीज है ईरान की, अब कहा जाता है नसरुल्लाह चला गया, सैफुद्दीन जो है, जो उसका चचेरा भाई है, उसको लीडरशिप सौंपी जाएगी, जो खुद भी जिहादी है और खुद एक पॉलिटिकल लीडरशिप में शामिल है। तो ऐसे जो है 30 से 50 हजार जो इसके लड़ाकू हैं, जरूर कोई ना कोई लीडरशिप तो उसमें होती है, लेकिन ये ऐसे हैं कि उनका कंट्रोल जो अभी तक कर रहे थे वो नहीं। और ये कब से खड़ा है, कब से ये प्रॉक्सी जो ईरान के लड़ रहे, 1982 से, ये 80 से लेकर लगातार आज तक ये वही कार्रवाई है कि इजरायलीज का खात्मा, इजरायलीज का खात्मा हो नहीं सकता। और इजराइल को भी मालूम है हमास, हिजबुल्लाह और हुजीज का खात्मा नहीं हो सकता। ये आइडियोलॉजिकल है, ये समाप्त है, लेकिन उनकी जो क्षमता है वो बिल्कुल ना के बराबर होने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इजराइल ने इतना सब कुछ करने के बाद 1949 से लेकर के आज तक सब तरीके से आजमा करके देख लिया, ये मानने वाले नहीं है। और ईरान जो है लगातार 1980 के बाद जिस प्रकार से घुसा हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, और जिस प्रकार से प्रॉक्सीज तैयार किए, वो भी जानता है कि कहां तक उसकी हद है। ईरान जो है जरूर प्रॉक्सीज के द्वारा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि खमेनी जो है वो ही अंडरग्राउंड हो गया। ये क्या दर्शाता है कि खलबली हिजबुल्लाह में नहीं मची, हिजबुल्लाह ईरान में भी मची हुई है, खमेनी अंडरग्राउंड हो गए, ये तो ओपनली अब हो रहा है। तो ये क्या दर्शाता है कि ईरान बैकफुट पर भी है, ईरान नहीं चाहता है कि इसको ज्यादा एस्केलेट की जाए। 40,000 अमेरिकन ट्रुप्स है, उसके अलावा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके अलावा उसके और जाने की उम्मीद।
तो ऐसे हालात में जब इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, इजराइल के पास अभी भी बहुत क्षमता है। हमास को भी उसने अपनी जगह दिखा रखी है, हिजबुल्लाह को उसने दिखा दी है, हूथीज को उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी वक्त भी कर लेंगे। तो ऐसी हालात में इजराइल चाहता है कि फॉर लॉन्ग, अभी आज से इट इज नाउ और नेवर। क्यों नेतन्याहू बार बार कहते हैं कि हम सीजफायर नहीं करेंगे, जिस तरह की बढ़त वो हासिल कर रहे हैं वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से अभी धीमे करें अपनी इस रफ्तार को, जो कार्रवाई की उसकी रफ्तार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यूएनजीए से जुड़ी आपको खबर दे देते हैं। न्यूयॉर्क में ही अभी विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर हैं। यूएनजीए में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में हालात चिंताजनक हो गए हैं। जयशंकर ने कहा कि बातचीत से सभी विवाद खत्म किए जाएं। भारत ने शांति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, बिना कोई पक्ष लेते हुए शांति की बात की है और ये बात कही है कि बातचीत के जरिए हल ढूंढा जाए। गाजा में युद्ध व्यापक रूप ले रहा है। साथ ही पाकिस्तान की भी बात करते हुए पाकिस्तान की आतंक नीति सफल नहीं होगी, एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है। मुख्य जो बातें उनकी तरफ से किए गए हैं पाकिस्तान पर हमला, ये बात कही गई है उसकी आतंक नीति को लेकर, और साथ में पश्चिम एशिया का जो संकट है उसको लेकर उनकी चिंता और शांति की उम्मीद